हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं क्या कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि वो जो होता है सॉलिड एंगल, घन कोण जिसको बोलते हैं, तो घन कोण के बारे में हमने कल डिस्कस किया था आसानी से। लेकिन आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले वो वीडियो अगर नहीं देखी तो बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट वीडियो, तो पहले उसको देखते हैं और फिर इस वीडियो को भी हम कंप्लीटली देखते हैं। ठीक है, और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियो देखा करें, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें। क्यों? क्योंकि कॉपी पेन लेकर के बैठने से क्या होता है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज लग रही है उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक काम से ये चीजें सुनती हैं और दूसरे काम से निकल जाती हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, एक दो बार रिवीजन भी करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। और ये वैद्युत फ्लक्स जो है यही चैप्टर पे, इसी के आधार पर क्या होगा, इस पूरे चैप्टर का हम समावेश करेंगे। ठीक है, विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो वास्तव में हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था कुछ चीजें, लेकिन आज की वीडियो में भी हम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। कि जैसे देखिए क्या होता है कि हमको एक नहर है, अब नहर से हमको पानी ले जाना है, कुछ यहाँ पर जैसे हमको पानी लाना है, तो हम पानी यहाँ पर लेकर क्या जाए, क्या नहर काट दे उसको। भाई तुमको एक खेत सींचना है, ठीक है, एक खेत में सिंचाई करनी है, अब तुम नहर काट दोगे तो क्या हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। इसी अन्य की फसल में कुछ और बोया हुआ है, उसको पानी की जरूरत नहीं है, आपने पानी पहुंचा दिया, गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, उसको नहर को खोद करके नीचे से एक बम्बा रख लेते हैं, मतलब एक पाइप रख लेते हैं। उस पाइप के थ्रू आप क्या करते हैं, पानी को आसानी से खेतों तक अपने पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नालियां बना दी जाती हैं, पानी आराम से वहां तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम पाइप रखते हैं तो उस पाइप से जो पानी निकलता है, ठीक है, पाइप से जो पानी निकलता है वही उसी प्रकार से क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स भी होता है। क्या? वैद्युत फ्लक्स भी होता है। जैसे आपने क्या रखा था, ये नाली बना करके आपने रख दी, एक पाइप इसके अंदर रख दी। अब ये पाइप से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, आपके खेतों तक पहुंच जाएगा आसानी से। तो ये जो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो पानी पाइप से निकल रहा है, इसी प्रकार से क्या होता है, जब वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित होता है, ठीक है, तो उस पृष्ठ से होकर के जब बल रेखाएं गुजरती हैं, तो उन्हीं बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखिए जैसे क्या हमने बताया कि जैसे नहर में पानी इधर निकलता है, इसी प्रकार से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं हैं जो वो जब उस पृष्ठ से होकर गुजरती, कोई हमने पृष्ठ रख दिया, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, ये इस प्रकार से इधर की ओर है। अब हम ला करके उसमें ऐसे कुछ हमने रख दिया, एक पृष्ठ रख दिया, तो पृष्ठ को छेद करके क्या हो जाएगी, बल रेखाएं निकलने लगेगी। तो छेद करके निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी, वही बल रेखाओं की जितनी संख्या होगी उसी को हम उस क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? अगर हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना चाहें तो इसकी दो तीन डिफिनेशन है, बहुत आसानी तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या हमने बताया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से होकर के गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हम लिख लेते हैं क्या कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से होकर के, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, मान लेते हैं भाई क्षेत्रफल किसका होगा, कोई पृष्ठ स्थित होगा उसी का होगा। ठीक है, तो समझ में आ गई। व्हाट इज दिस? ये बल रेखाएं क्या होती है, ये क्या है भाई, ये बल रेखाओं की संख्या, ये नहीं समझ में आया हमारे, इसको बताइए भाई। तो समझिए बल रेखाओं की संख्या क्या होती, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बल रेखाओं की संख्या से ही तो प्रदर्शित करते हैं। अब कहोगे अब आया समझ में, अच्छा तो ये बल रेखाओं की संख्या का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है। बिल्कुल है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही है। तो बल रेखाओं की संख्या जो निकलती है उसी संख्या को अगर तुमको पता हो तो वही क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, उस क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो वैद्युत फ्लक्स है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो वास्तव में क्या होता है, वैद्युत जो बल रेखाएं हैं वो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अब फिर एक डेफिनेशन निकल करके आती है
वो डेफिनेशन क्या निकल करके आती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, क्या हमने बताया, किसी क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और वो जो होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या हमने बताया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक। अब ये क्या आ गया नई चीज भाई, ये घटक क्या होता है, घटक को भी समझिए, नो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको भी अभी देखो समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया कि उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स, अभी देखो उसके घटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। इमेजिन करिए जैसे एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एक चित्र बना हुआ है। अब इसमें हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, कोई बहुत बड़ा सा एक पृष्ठ इसके अंदर क्या है स्थित है, किसके अंदर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर स्थित है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में क्या है, ये कोई बहुत बड़ा पृष्ठ है, वो हमने स्थित रखा है। जैसे ये क्या है, एक पृष्ठ है पूरा, ये पूरा हमको पृष्ठ दिख रहा होगा। अब कह रहा हूँ दिमाग में माइंड में ये चला होगा कि ये फिर क्या है, छोटा सा जो ये क्या है, ये एक छोटा सा अवयव ले लिया गया है। मतलब क्या हुआ कि क्षेत्र जो है, ये जो पूरा फील्ड जो तुमको दिख रही है, ठीक है, क्षेत्रफल जो दिख रहा है, तो इस क्षेत्रफल के अंदर जो है ये बहुत छोटा सा एक क्षेत्रफल ले लिया गया है। जैसे बहुत भारी कोई पृष्ठ होगा, उस भारी पृष्ठ का हमको पता नहीं, हम देख ले कि थोड़े से पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, तो हमको पता चल जाए। तो देखिए इसमें हमने क्या मान लिया है, जैसे ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरफ से क्या है, ऐसे ऐसे इधर की ओर जनरेट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक कोई पृष्ठ रख दिया। अब जब पृष्ठ रखोगे तो पृष्ठ रखने से क्या होगा, बल रेखाएं उसको छेद करके बाहर निकलने लगेगी। जब बाहर छेद करके निकलने लगेगी तो यार समझ में आएगा कि हमको इसको नापना है कि बल रेखाएं हैं कितनी, तो नापेंगे कैसे, बात तो फंस जाती है। तो इसके लिए क्या किया गया है, अच्छा चलो पूरे के कारण नहीं नाप पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटे के कारण तो नाप लोगे, तो एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लो बस। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा क्षेत्रफल इसमें ले लिया, जिसका हमने क्षेत्रफल मान लिया, एरिया कितना है, डी ए है। डी क्या है, स्मॉल को प्रदर्शित करता है, डी जो इसके आगे लिखा होता है वो छोटी को प्रदर्शित करता है कि ये दिस इज अ वेरी स्मॉल, ठीक है, दिस एरिया इज वेरी स्मॉल, ये क्या है, बहुत ही छोटी सी एरिया है। अब इस एरिया से होकर के बल रेखाएं गुजरेंगी, तो हमको पता होना चाहिए घटक क्या कौन सा है। घटक अभी हमने नाम लिया था कि घटक की वैद्युत क्षेत्र और बल रेखाओं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर जो घटक है, उस घटक के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घटक क्या होता है, तो याद करिए हमने पहले चैप्टर नंबर 1 में ही इसके बारे में, घटक के बारे में डिस्कस किया था। क्या कि जब हमने अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, तो हमने घटक के बारे में डिस्कस किया था। उसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें किसके अनुदिश किसका घटक होना चाहिए, इसमें देखिए डी ए के अनुदिश ई का घटक हमको पता होना चाहिए। क्या, डी ए के अनुदिश किसका घटक, ई का घटक पता होना चाहिए। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डी ए क्या है, डी ए एक क्षेत्रफल सदिश है। अब कहोगे क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल सदिश का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए इसको सदिश के रूप में बताया गया है। जबकि क्षेत्रफल क्या है, खाली डी ए है, जबकि क्षेत्रफल सदिश डी ए है और उसके ऊपर तीर लगा हुआ। तीर यही प्रदर्शित कर रहा है कि क्षेत्रफल सदिश जो है वो क्या है, सदिश है। सदिश है तो इसकी दिशा बताओ भाई, तो दिशा इसकी किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, बल्कि बाहर की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इसकी दिशा देखो इधर है, वैद्युत क्षेत्र के सीधे इधर है, लंबवत है और बाहर की ओर है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हमने बताया, इसको बाहर की ओर हो गई ये, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत और क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर है इसकी दिशा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम ये देखिए, ये क्या है, यहाँ से मान ले, देखिए ये क्या बल रेखाएं गुजर रही है इधर से, ये बल रेखाएं हैं और ये तुम्हारा क्षेत्रफल लंबवत है घटक, ठीक है। ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो क्षेत्रफल सदिश और ये जो तुम्हारी बल रेखाएं गुजर रही थी, इनके बीच का अगर हम कोण मान ले थीटा है, क्या कोण मान ले, अगर हम इसके बीच का कोण ये वाला जो मान ले वो क्या मान ले, हम थीटा कोण मान ले, तो हमको घटक निकालने में आसानी हो जाएगी। घटक हमको पता चल जाएगा कि डी ए के अनुदिश ई का घटक क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम क्या करें, इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, उसको हम आजमाते हैं। क्या कि देखिए ये क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस, ये क्या है, कर्ड है, ये क्या है, आधार है। तो हमको क्या चाहिए,
डीए के अनुदिश ई का मतलब क्या हुआ, डीए और ई दो चीजें हमको खाली पता होनी चाहिए और सब कुछ निकल आएगा, थीटा भी पता है हमको, ठीक है। तो ये क्या है, आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब सोचो आधार बटे कर्ण होता क्या, सोच कर देखो, आधार बटे कर्ण क्या होता है भाई, बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं होता है, तो कॉस थीटा होता है। आधार तुमको पता है डीए, तो डीए के अनुदिश तुमको निकालना ही, कर्ण तुमको ही पता है, तो कॉस थीटा तुमको पता चल गया कि ये क्या होगा। तो डीए के अनुदिश जो घटक होगा वो कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो डीए के अनुदिश ई का जो घटक होगा वो क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा घटक निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गई कि घटक वाला सिस्टम क्या होता है। अब इसको हम समझते हैं क्या, अब इसको हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा अब यहाँ से क्या निकल करके आएगी। यहाँ से परिभाषा जो निकल करके आएगी वो ये निकल करके आएगी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, किसी क्षेत्रफल, और क्या हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उस क्षेत्रफल, उस जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब और एक चीज हम देख लेते हैं, क्या अगर हम मान ले इसमें, क्या हम मान ले कि माना, आगे देखते हैं क्या माना, क्या मानेंगे कि माना वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, माना वैद्युत क्षेत्र में स्थित ठीक है, कोई एक स्थिर है, तो उस वैद्युत मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है उसको भी लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि मान लेते हैं, क्या हमने लिख दिया यहाँ पे, माना किसी क्षेत्र में स्थित पृष्ठ का अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी है। यहाँ पे जो बताया गया है क्षेत्रफल सदिश दिए है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश का मतलब यह हो गया कि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं दिशा के रूप में, तो क्षेत्रफल सदिश उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो सदिश है तो उसकी दिशा होगी, तो दिशा हमने बता दी कि पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश डीए के बीच का कोण ये वाला, क्षेत्रफल सदिश डीए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दोनों के बीच का कोण थीटा हो, ठीक है। तब क्या होना चाहिए, डीए के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक कितना होगा, ई कॉस थीटा होगा, जो कि हमने अभी बताया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तब उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो होगा तुम्हारा, देखिए तो पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होना चाहिए, अतिसूक्ष्म होना चाहिए, तो डी फाई होगा। तो डी फाई बराबर कितना होगा भाई, तो डी फाई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना माना है तुमने, डीए माना है, तो डीए और गुणे कितना होगा, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र का जो कि डीए के अनुदिश घटक है, ठीक है। ये क्या है, वैद्युत जो अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल दिया है इसी का क्षेत्रफल है। अब इसमें देखिए क्या, इसमें अगर हम देखें तो डी फाई बराबर क्या निकल करके आ रहा है, यहाँ से देखें तो डीए ई डीए कॉस थीटा क्या आ रहा है, ई डीए कॉस थीटा। ये तुम्हें समझ में आया क्या, ये तो अतिसूक्ष्म इस क्षेत्रफल का निकला। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या ये छोटे से क्षेत्रफल का हम करेंगे क्या, हमको पूरा क्षेत्रफल बताइए, हमारा इच्छा है बहुत बड़ा रख दे, बहुत फील्ड बड़ी है उसमें हम बहुत बड़ा पृष्ठ रख दे, तब भी इतना ही होगा क्या, नहीं होगा। ये तो छोटा सा तुमने मान लिया है, हाथी के आगे चींटी, तो छोटा सा तुमने मान लिया है। तो अब हम क्या देखें, अगर संपूर्ण पृष्ठ के कारण अगर हम फ्लक्स निकालें, ठीक है, तो क्या लिखे हम, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से कितना होगा वैद्युत फ्लक्स, उसको हम क्या कर दें, इसका समाकलन कर दें, संपूर्ण निकल आएगा। समाकलन का मतलब क्या होता है कि छोटा 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 सबको जोड़ते चले जाओ, मतलब क्या हुआ, सब इतने से छोटे अनंत तक हो तो क्या सबको जोड़ते चले जाओगे, इसलिए निशान का उपयोग किया जाता है। तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, तो डी फाई के आगे हम क्या लगा देंगे, समाकलन का निशान लगा देंगे और डी फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आगे क्या होगा, ये है क्योंकि ये क्या है बंद पृष्ठ, बंद ना माने अभी हम ऐसे खुला ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ई डीए कॉस थीटा हो गया, डीए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा कितना, देखिए कॉस थीटा तो इनको पता ही है कि निश्चित होना चाहिए, होगा ही, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें क्या,
कि ई डी ए कॉस थीटा था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 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 एक चीज इसमें और समझिए, वो क्या समझिए कि ये तो हो गया तुम्हारा फाई, इसका हवाला करेंगे ये क्या हो जाएगा डी फाई है, तो इसको अभी ऐसे खाली फाई बचेगा, क्या बचेगा खाली फाई ई लिख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये क्या है दोनों भाई सदिश रूप में थे ना, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है कॉस थीटा बन जाता है, क्या मिलता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। यहाँ पे देखिए जैसे आपने क्या देखा हुआ कि मूड़े पर बोझा लाद करके जाओगे तो क्या कहा जाएगा, फिजिक्स कहती है तुमने कुछ नहीं काम किया, इसके आधार पर इसी के आधार पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई और इंटू, अगर हम डीए का गुणनफल देखें, यहाँ से अगर हम देखें क्या ई और इंटू डीए का अगर हम गुणनफल यहाँ से निकालें तो वो कितना होगा, गुणनफल जो होगा वो कितना आएगा ई इंटू डीए कॉस थीटा, ई इंटू डीए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो डीए क्या कहा जाता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहा जाता है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, ई डॉट के रूप में, डॉट प्रोडक्ट करके। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा और डॉट डीए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है इसमें ये चीज तो तुमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है भाई निश्चित ही है, सब चीज तो है। तो यहाँ से क्या होगा, यही क्या होगा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया खुला अगर पृष्ठ हो, लेकिन अगर बंद पृष्ठ हो, ठीक है, तो बंद पृष्ठ के परिता वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, बंद पृष्ठ के परिता, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के परिता कितना होना चाहिए, तो बंद पृष्ठ है तो उसको भी बंद कर दीजिए, इस प्रकार से बंद लगा दीजिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो पृष्ठ है वो क्या है बंद है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो ई इंटू डीए हो जाएगा, यही क्या होगा उसके बंद वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। ये निकल करके आ गया कंडीशन, क्या हमने बताया फाई ई इंटू डी ए आ गया। ये समझ में यहाँ तक आया हो तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे फिर और चीज देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बताइए यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आ गया, आ गया होगा आई होप, ठीक है। ना आया हो तो फिर से समझा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने बताया था घटक वटक के बारे में, तो हमने बता दिया कि घटक कैसे निकाला जाता है और कैसे होता है। अब हमको बताना ये था कि इसमें डी फाई हो गया, तो डी फाई क्या होता है, डी फाई का मतलब हो गया कि जब छोटा सा क्षेत्रफल लिए हो तो छोटा सा उससे क्या होगा, छोटा मतलब कम ही वैद्युत फ्लक्स भी होगा, तो कम वैद्युत फ्लक्स होने के कारण ही क्या लिया गया यहाँ पे डी फाई दे दिया गया है। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ने के पहले क्या देखते हैं, क्या कि यहाँ पे कुछ छूट गया था, क्या छूट गया था उसको समझिए। ये जो बराबर का निशान इसको लगा लीजिए, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके आगे देखो क्या होगा, इसके आगे ये होगा जिसको बोलते हैं फाई ई। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, इसको हम कुछ इस प्रकार से समाकलन बंद समाकलन के रूप में लिख सकते हैं, ई और डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अरे भाई लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब फाई ई बराबर क्या होगा, देखो यहाँ से, ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसमें देखो क्या क्या इसमें निश्चित है, कॉस थीटा। कोण तो तुमको पता ही होगा उसके अंदर कोण कितना बन रहा है, तो कोण जब पता होगा तो उस कोण को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई कोण कितना अगर 90 अंश है तो पास 90 अंश का मान 0 तुमको पता नहीं होता है, पास अगर 180 अंश है तो उसका भी मान तुमको पता होता है। तो ये दोनों मान क्या होते हैं तुमको पता है, इसलिए क्या कर देंगे दिस इज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का मतलब नहीं होता है इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए इसको बाहर कर लिया जाता है। डी ए क्या क्षेत्रफल नहीं निश्चित है कि क्षेत्रफल कितना बड़ा हो, तो क्षेत्रफल का समाकलन किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ई तुमको पता है कॉस थीटा भी, तो ई कॉस थीटा क्या कर दिया जाएगा बाहर आ जाएगा, समाकलन किसका किया जाएगा डी ए का किया जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर डी ए का समाकलन कितना होता है, समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन कैसे किया जाता है, इसको हमने विस्तार पूर्वक से मैथ की चैप्टर मैथ में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, क्लास 12 की जो की मैथ है उसमें क्या होता है। देखिए समाकलन जैसे लिखा हुआ है डी ए 1 इंटू डी ए लिखा है, आप कहोगे यहाँ तो 1 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1 लिख कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से गुणा करेंगे क्या फर्क पड़ने वाला है उसके ऊपर, कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1 इंटू डी ए लिखा हुआ है, तो 1 इंटू डी ए जो इसमें लिखा हुआ है इसमें से क्या करना है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना हो जाता है, खाली डी ए होता है, किस आधार पर होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 जो लिखा है, 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 का मतलब ये हुआ कि x की पावर 1 की पावर 0 है, इसकी पावर 0 है, 1 की पावर 0 है, a की पावर 0 है और a के सापेक्ष ही समाकलन करना है, इसलिए क्या होगा a की पावर 0 में हम 1 जोड़ देंगे और वो जो नई पावर बनेगी उसको 0 + 1 कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगी भाई 0 में 1 जोड़ेंगे कुछ नहीं, a भी बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम खाली a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ए का समाकलन जो हो गया वो क्या हो गया, खाली a हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या दिख नहीं रहा था क्या,
ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें क्या होगा, ई cos थीटा हो गया और इंटू में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो डीए का समाकलन किया हमने, क्या आ गया, ए आ गया। अब यहाँ से देखते हैं क्या ये, तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, वो क्या देखने वाली है कि यहाँ पे अगर हम cos थीटा का मान रखें तब क्या आएगा, वैल्यू तो यहाँ पे निकालना है हमको ना, कि यार कितना मतलब क्या हुआ कि cos थीटा अगर हम थीटा 90 अंश अगर बनना है, 90 अंश का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो पृष्ठ रखा हुआ है, तो वो पृष्ठ अगर वैद्युत क्षेत्र के समांतर अगर पृष्ठ जो पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है, उसके बीच और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में अगर थीटा बराबर जो निकाल रखा है, थीटा अगर 90 अंश बन रहा है, 90 अंश बनेगा तो क्या होगा, 90 अंश का मतलब क्या होगा कि जैसे पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इस प्रकार से पृष्ठ रखा हुआ है और इसके ऊपर से ऊपर निकल रही है बल रेखाएं, और अगर पृष्ठ ऊपर बल रेखाएं क्या है, निकल रही, मतलब क्या हुआ, अगर पृष्ठ क्या है, लंबवत है, तो उसका जो cos थीटा का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें जो आएगा मान वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनकर के आता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये फार्मूला क्या होता है, अब इसकी कुछ शर्तें होती है। शर्त नंबर 1 जिसको कंडीशन बोलते हैं, तो कंडीशन नंबर 1 देख लेते हैं क्या होती है इसकी। कंडीशन नंबर 1, यदि क्या होगा, इस जो थीटा है, ठीक है, यदि थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो फाई ई बराबर का जो मान आएगा, तो ई cos ए इंटू cos थीटा, मतलब cos 0 अंश, तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, तुरंत बताइए, cos 0 अंश का मान, cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ए इंटू 0 करेंगे, ए इंटू 0 करेंगे बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो जब 90 अंश का होगा, जब थीटा बराबर क्या बन रहा होगा, 90 अंश बन रहा होगा, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझिए, इसमें तो फिर से समझते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा था तुमको, ये यहाँ पे थीटा कितना बन रहा था, पता नहीं था तुमको। यहाँ से अगर थीटा कुछ इस प्रकार से ऐसे आकर के बन रहा है, इसके बीच, इसके और इसके बीच में अगर थीटा का जो मान है वो अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो वहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, मतलब कोई बल रेखाएं जो है पृष्ठ से होकर के नहीं गुजरेंगी। ठीक है, इसलिए पृष्ठ जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन नंबर जो सेकंड होती है। कंडीशन नंबर सेकंड में क्या होता है, इस कंडीशन यदि क्या हो, इफ अगर थीटा इक्वल टू कितना मान ले हम, अगर 180 डिग्री है, थीटा कितना है, 180 अगर डिग्री है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है cos थीटा के, तो cos थीटा के 180 अंश का मान माइनस होता है, तो 180 अंश का जब मान माइनस होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई ई जो आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का ई ए आएगा। ठीक है, तो जब थीटा जो है वो 180 अंश बन रहा होगा, तो जो फाई होगा मतलब क्या होगा कि माइनस चिन्ह क्या हो गया, माइनस का मतलब क्या कि बल रेखाएं क्या माइनस में कर्जे में भी चली जाती है क्या, बल रेखाएं कर्जे में नहीं जाती। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि बल रेखाएं अंदर से बाहर ना जा करके बाहर से अंदर आ रही है पृष्ठ। ये क्या मतलब हुआ, इसका कुछ समझ नहीं आया हमारे। ये इसका मतलब ये हुआ, देखिए जैसे दो प्रकार से, एक तो धनात्मक होता है, धनात्मक फ्लक्स होता है, और एक ऋणात्मक फ्लक्स होता है। जब बल रेखाएं क्या होती है, प्रवेश करती हैं तब क्या होता है, और जब निकलती हैं तब क्या होता है। देखिए, जब ये पृष्ठ से बाहर निकल गई, पृष्ठ को छेद करके पृष्ठ के अंदर अगर जैसे कोई आवेश रखा हुआ है, अब पृष्ठ के आवेश अंदर रखे होने के कारण बल रेखाएं छेद करके उसको निकलेगी, तब जो होगा फ्लक्स वो क्या होगा, धनात्मक होता है। जबकि अगर बाहर से, जैसे ये डिब्बा रखा हुआ है, जैसे भाई बात होती है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जैसे बाहर से कोई बल रेखाएं इसको छेद करके अगर निकल रही तो ऋणात्मक होगा फ्लक्स। ठीक है, अगर जैसे बोतल के अंदर आवेश रखा हुआ है इसमें, और बोतल के अंदर से अगर वो बाहर की ओर अटैक कर रहा है, तो जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इसी बात पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, क्या आपने बताया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है दो प्रकार से आ सकता है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक जो होता है वो क्या होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं बाहर से अंदर से बाहर की ओर होती हैं, बाहर जाती हैं। ठीक है, और अगर ऋणात्मक कब होता है, जब अंदर से बाहर से अंदर आती है बल रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पृष्ठ जो है, पृष्ठ से होकर के मतलब वो बल रेखाएं इधर अंदर से बाहर नहीं जा रही, बल्कि बाहर से पृष्ठ के भीतर आ रही है बल रेखाएं, इसलिए जो है ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अच्छा, एक और कंडीशन होती है, एक और कंडीशन ये होती है कि अगर थीटा बराबर 0, थीटा बराबर अगर 0 होगा तब क्या होगा, तब जो फ्लक्स होगा, ठीक है, तो वो जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री होने पर जो इसका फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, ए,
और cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, खाली ई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धनात्मक आ गया, तो यहाँ पे धनात्मक आ रहा है, तो धनात्मक होने का कारण क्या है, धनात्मक क्या प्रदर्शित कर रहा है, धनात्मक फ्लक्स ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो जो बल रेखाएं वो पृष्ठ के अंदर से बाहर की ओर है। जैसे इसके अंदर, इस बोतल के अंदर क्या करते हैं हम, रख दिया अब इसके अंदर रखने के बाद जब ये अंदर पहुंच जाएगा, अंदर से क्या होगा, बल रेखाएं चीर करके इसको बाहर निकलेगी, तो बाहर जब निकलेगी तब क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो धनात्मक होगा। अगर इस बोतल यहाँ पे आवेश रखा है और इसको ऐसे पार करती है, इसके अंदर प्रवेश कर रही है, तब क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ने वाले हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका सूत्र वगैरह क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, और सूत्र तो तुमको निकाल करके पता ही चल गया, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको बताइए तुरंत। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके देखिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं। तो इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है, मात्रक जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से आपने अभी क्या निकाला था, फाई ई बराबर अभी आपने क्या निकाला था, ई ए कॉस थीटा निकाला था या नहीं निकाला था। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा का कोई मात्रक होता है, नहीं होता है। अब कहोगे क्या बता रहे हो, थीटा का तो मात्रक होता है, अरे भैया थीटा का होता है ना, लेकिन कॉस थीटा का तो नहीं होता है, कॉस थीटा का मात्रक नहीं होता है, जबकि थीटा का मात्रक होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मात्रक नहीं होता है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का मतलब अंक हो गया, जब अंक हो गया तो इसका मात्रक नहीं है, तो इसको हटा दो, तो बचा किसका हमको, इसका ई का मात्रक। ई का मतलब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी थी, एफ बटे क्यू, याद करिए तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया, ठीक है। तो फाई ई का जो मात्रक होगा, का मात्रक वो कितना होगा, मात्रक जो होगा क्या होगा, देखिए न्यूटन ये था, न्यूटन और प्रति कूलम था ना इसका मात्रक, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक था। अब गुणे कर देंगे किसका, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है इसका मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं, तो इसका विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होगा, देखिए न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है, न्यूटन किसका भाई मात्रक है, बल का मात्रक, बल का होता है कितना है, तो बल का मात्रक हमने बताया था उस दिन, क्या हमने बताया था कि जो बल होता है, बल लगेगा ना, बल होता है कितना है, F बराबर ma, ठीक है। और जबकि कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, उसमें और जुड़ जाता है। तो ये जो बल होता है, बल का जो विमीय सूत्र होता है वो तुमको पता होना चाहिए कि mLT-2 होता है, क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम लिखे हैं कि फाई ई का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कितना होगा, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं विमीय सूत्र कितना होता है। हाँ, विमीय सूत्र बताइए, न्यूटन का मतलब हो गया बल का मात्रक, तो बल का मात्रक, ठीक है, तो बल की विमा, यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं ऐसे बल की विमा, और दूसरी चीज मीटर की विमा, मीटर को हम किसी मीटर स्क्वायर की विमा, ठीक है, और नीचे किसका, कूलम की विमा। तो कूलम की विमा निकालेंगे और सबका विमा निकालेंगे। कूलम की विमा क्या होती, 80 होती, तो बल की विमा क्या हो गई, mLT-2 हो गई, ठीक है। और देखते हैं क्या, मीटर, तो मीटर स्क्वायर को हम किससे, एल से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी एल स्क्वायर हो गई। और नीचे देखते हैं कूलम स्क्वायर हुआ, खाली कूलम है तो कूलम की विमा क्या होती, 80 होती, इसलिए 80 लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ से अगर निकल करके आएगी तो विमीय, इसकी जो विमा निकल करके आएगी वो क्या आई, देखिए mLT-2 थी, टी एक नीचे है तो t-3 हो गई, a-1 हो गई, mL3, ठीक है, mL3 t-3a-1, तो क्या हो जाएगा, mL3 t-3a-1। समझ में आया या नहीं आया, ये जो है l स्क्वायर, 1 मिनट, यहाँ से देखते हैं क्या, mLT-2 है, यहाँ पे देखिए a t है, ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और t क्या है, t इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है तो माइनस की ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो 3 हो जाएगी, उसकी पावर a हो गई, a की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 हो जाएगा, m लिखा हुआ है ऐसे ही रहेगा, m यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे mL3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो विमीय सूत्र निकल करके आ गया वो कितना आया, mL3 t-3 a-1, दिस इज, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत और कंफर्म करिए, थम्स अप करके बता दीजिए
कि ये समझ में आती हैं वीडियोस आप लोगों को या नहीं आती। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत बता सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।